हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू वीएस नर्सिंग एकेडमी। आज हम इस सेशन में बात करेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्सेट 10 एग्जामिनेशन। 2 दिन पहले ही नॉर्सेट 10 की एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई है कि नॉर्सेट 10 का फॉर्म कब स्टार्ट होगा, एंड कब होगा, और इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एक्सपीरियंस क्या रहेगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा इसके अंदर। तो नॉर्सेट 10 की हाल में रिक्रूटमेंट आई है। इसके अंदर आपके जो फॉर्म हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 24 फरवरी 2026। 24 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब नॉर्सेट क्या है? नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इंडिया के अंदर अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आपको ये एग्जाम फाइट करना होगा, और इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 24 फेब 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसके अंदर ये वैकेंसी कौन लोग दे सकते हैं, क्या पे ग्रेड रहेगा, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने वाले सबसे 2 कैंडिडेट हैं इसके अंदर मेनली, कि एक कैंडिडेट जो बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, कैंडिडेट जिसने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, और बीएससी नर्सिंग के बाद में उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 4 साल की बीएससी नर्सिंग की डिग्री, जिसको अपन बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी रेगुलर बोल सकते हैं, रेगुलर या ऑनर्स अगर किसी में भी कर रखी है तो वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। दूसरा कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट ने जीएनएम कर रखी है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कर रखी है, तो उस कैंडिडेट को क्या वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही आता है कि एम्स के अंदर जीएनएम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एम्स के अंदर जीएनएम वाले कैंडिडेट नॉर्सेट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, साथ में जीएनएम वाला कैंडिडेट फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। कौन सी पोस्ट के लिए? इसके अंदर 2551 की पोस्ट आई है, टोटल 2551 पोस्ट है। इसमें से कुछ ऐसी पोस्ट हैं या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन हैं वो डायरेक्ट जीएनएम वालों को अलाउ करता है। मान लो कि एआईपीएम मुंबई करके एक इंस्टीट्यूट है मुंबई के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कोई भी एक्सपीरियंस की उसको नीड नहीं है। जीएनएम 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद जैसे उसका जीएनसी का सर्टिफिकेट आ जाता है, तो जीएनसी के सर्टिफिकेट या आरएनसी या कोई भी नर्सिंग काउंसिल का उसके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास में प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है तो भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओरिजिनल की जरूरत नहीं है। अगर प्रोविजनल भी आ जाता है, नर्सिंग काउंसिल का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगा, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अब जीएनएम कैंडिडेट किसके लिए लागू है? जीएनएम वाले कैंडिडेट एआईपीएम मुंबई के अंदर अलाउ हैं। इसका मतलब वो आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, आपके लिए कोई भी मना नहीं है। दूसरा, मान लो कि जीएनएम प्लस अगर किसी को 1 ईयर का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है, जीएनएम के बाद में 1 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एक्सपीरियंस थोड़ा वैलिड होना चाहिए, 50 बेड से अप वाला हॉस्पिटल होना चाहिए, 50 या मोर देन 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, और 50 बेडेड से हॉस्पिटल अप वाला कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। और कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 1 ईयर का। किसके अंदर अलाउ है? वो ईएसआईसी के अंदर। इसके अंदर मैं आपको लास्ट में पोस्ट बताऊंगा कि ईएसआईसी की कम से कम 200 से अबो पोस्ट हैं, तो वो कैंडिडेट जीएनएम प्लस 1 ईयर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट ईएसआईसी के अंदर अलाउ है। 1 साल का उसको मोर देन 50 बेडेड वाला हॉस्पिटल का रेपुटेड का एक्सपीरियंस चाहिए, उसको एग्जाम दे सकता है, और वो सेलेक्ट अगर हो जाएगा तो उसको ईएसआईसी अलॉट हो जाएगा, और ईएसआईसी में वो नौकरी कर सकता है एज ए सेम नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा है कि इसके अलावा दूसरा कैंडिडेट है कि अगर कोई मान लो कि ऐसा कैंडिडेट है जिसके अंदर जीएनएम प्लस 2 ईयर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है, जीएनएम के बाद
और एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा? बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि एक्सपीरियंस आपका तब से काउंट है जब से जीएनएम नर्सिंग आपने की है और आपका नर्सिंग काउंसिल जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है, चाहे वो प्रोविजनल दे चाहे ओरिजिनल दे, उसके अंदर डेट सेम ही होती है। तो उस डेट के अंदर नीचे जीएनसी के अंदर नीचे डेट लिखा होता है, जीएनसी आरएनसी या कोई भी सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर नीचे डेट लिखी होगी। उस डेट के बाद में आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। और एक्सपीरियंस कब तक होना चाहिए? लास्ट डेट ऑफ सबमिशन द फॉर्म। जैसे इसकी 20 मार्च लास्ट डेट है तो 20 मार्च से पहले और जीएनसी की डेट रजिस्ट्रेशन आने के बाद इसके बीच में 2 साल आपका होना चाहिए और हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप उसके लिए वैलिड हो। तीसरा कि अगर मान लो किसी ने जीएनएम कर रखी है और जीएनएम के बाद में पोस्ट बीएससी कर रखी है, पोस्ट बीएससी कर रखी है, तो जैसे अगर पोस्ट बीएससी कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीट होने के बाद में वो नर्सिंग काउंसिल के अंदर अप्लाई करेगा और नर्सिंग काउंसिल अगर उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी दे देता है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरे ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन अभी आया नहीं है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, हमने पोस्ट बीएससी तो कर ली है। तो देखो, पोस्ट बीएससी या जीएनएम के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होते। जीएनएम के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आते हैं पोस्ट बीएससी के अंदर भी वो सेम के सेम रह जाते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं आता है इसके अंदर। क्या बोल रहे हैं बहुत सारे? सर नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या रहेगा? मैं बताता हूं, वो भी सब कुछ बताऊंगा आपको। पोस्ट बीएससी वालों को कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने क्लैरिफाई कर दिया है कि किन किन लोगों को एक्सपीरियंस की जरूरत है और किन किन लोगों को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। दूसरा यह है कि अब इसके अंदर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो एज क्राइटेरिया के अंदर एम्स के अंदर जो भी यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है, अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करता है, उस कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैंडिडेट के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूं, उसके सॉल्यूशन देखेंगे, जिसको जो भी डाउट है सबके लिए देखे जाएंगे उसके। तो जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी एज क्राइटेरिया रहेगा 18 साल से ऊपर और 30 साल की लास्ट उम्र होनी चाहिए। 30 साल के बाद वो अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर कैंडिडेट कोई ओबीसी वाला है तो ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए ओबीसी वाला कैंडिडेट है वो 33 ईयर तक अप्लाई कर सकता है, 33 ईयर तक। और ये एज भी कब होनी चाहिए? एज का मतलब है कि जब तक लास्ट डेट ऑफ सबमिशन द फॉर्म, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन द फॉर्म है उस तक आपके 30 ईयर या 33 ईयर होना चाहिए। सर जीएनएम वाले किस में भर सके? एक्सपीरियंस नहीं है, एक बार बताओ ना। एआईपीएम मुंबई उसके अंदर ही वैकेंसी है, नॉर्सेट के अंदर ही एक हॉस्पिटल है मुंबई का, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। आपको फॉर्म ओनली फॉर नॉर्सेट में अप्लाई करना है। आपका अगर सिलेक्शन होता है तो ओनली फॉर एआईपीएम मुंबई में होगा, इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होगा। तो आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। एग्जाम आपका नॉर्थ सेट का ही होगा, लेकिन आप ओनली फॉर एक ही इंस्टीट्यूशन के लिए अलाउ हो, दूसरे वाले एम्स के लिए अलाउ नहीं है। अगर आपका 1 ईयर है तो ईएसआईसी के लिए भी अलाउ हो, और अगर आपका 2 साल है तो आप पूरे 2551 पोस्ट के लिए अलाउ हो। ओबीसी के लिए 33 है। तीसरा है कि एससी और एसटी, कोई कैंडिडेट एससी और एसटी से बिलोंग करता है तो उस कैंडिडेट के लिए 35 ईयर तक है, 35 ईयर तक है।
8 सेमेस्टर वाले भर सकते हैं। अब देखो एग्जाम का अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ओनली फॉर आपको देखना है कि एग्जाम कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कैसे सेंटर पे जाते हैं, ये चीजें अगर आपको देखनी है तो आप भर सकते हो, कोई भी मना नहीं है। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर के 4 अंक डालने हैं, वो आप कोई भी डाल सकते हो, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई भी मना नहीं कर सकते हैं। तो 7 सेमेस्टर वाले या 8 सेमेस्टर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर ये एक्सपीरियंस के लिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, आप एग्जाम दे सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया, यूआर के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 33 है, और एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 35 है। दूसरा, अगर कोई कैंडिडेट है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर पहले से पोस्टेड हैं और वो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको अलग से एज रिलैक्सेशन मिलता है। ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए एज क्राइटेरिया सेम है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। एज क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस वाला भी 30 ईयर तक दे सकता है, जनरल वाला भी 30 ईयर तक दे सकता है। अब दूसरा है कि मान लो किसी ने 5 ईयर कंप्लीट किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो वो कैंडिडेट उसको 5 ईयर का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उसको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दूसरा है कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या होगी, हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, फीस क्या होगी। तो कोई कैंडिडेट है जो जनरल और ओबीसी से बिलोंग कर रहा है, उसकी फीस है 3000 रुपीज, 3000 रुपए फॉर्म फीस है जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट की। सेकेंड ईयर पीबीबीएससी नर्सिंग है तो क्या हम दे सकते हैं एग्जाम? हाँ, आप एग्जाम दे सकते हो, कोई भी मना नहीं है। किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम देने से नहीं रोका जाएगा, चाहे आप पोस्ट बीएससी कर रहे हो, चाहे जीएनएम कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है। हो सकता है कि आप तो कितने इंस्टीट्यूशन अलॉट होंगे वो अलग बात है, बाकी आप एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम देने से कोई नहीं रोकेगा आपको। दूसरा कैंडिडेट है जनरल वाले, ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 3000 रुपए हैं, नॉन रिफंडेबल फीस रहती है। आप एग्जाम में पास हो या आपका रिजल्ट नहीं भी आए, कुछ भी हो जाए, तो आपका 3000 रुपए लगेंगे। दूसरे हैं एससी एसटी कैंडिडेट या फिर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट, यहां पे ईडब्ल्यूएस वालों को फायदा है। एससी एसटी कैंडिडेट या फिर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, उसको फीस कितनी लगेगी? 2400। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या एससी एसटी का कैंडिडेट है, उसको 2400 रुपए लगेगी फीस। इसके अंदर जो एससी और एसटी का कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट फॉर्म फीस 2400 रुपए भर के फॉर्म एग्जाम दे सकता है, और अगर ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर ये कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता है तो ये फीस रिफंडेबल रहेगी। एससी और एसटी कैंडिडेट वालों को उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में उनकी फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में फीस रिफंडेबल रहेगी, उनको फीस वापस मिल जाएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हो, ये बात अच्छे से सुन लेना कि आप शायद ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हो, ओबीसी से भर रहे हो, एसटी से भर रहे हो, एसटी से भर रहे हो, किसी भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरते हो, आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का, ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी एनसीएल का या एससी या एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं चलेगा। आपके पास में, आप गुजरात से बिलोंग करते हो, आपके पास में गुजराती में सर्टिफिकेट है, वो वैलिड नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इंग्लिश में अलग से एक परफॉर्मा दिया गया है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो वैलिड होगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं होगा। चाहे ईडब्ल्यूएस के लिए हो, ओबीसी के लिए हो या एससी और एसटी के लिए हो, सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए स्टेट वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल वाला। अगर आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, आप अनरिजर्व कैटेगरी में गिने जाओगे, यूआर कैटेगरी में काउंट होंगे। पर्सन विथ, अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से हैं, डिसेबिलिटी है, और डिसेबिलिटी वाले को फीस पे करने की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, डायरेक्टली फीस पे कर सकता है। फीस पे करने के तरीके क्या होते हैं? तो फीस पे करने के तरीके हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं।
लिखा हुआ है कि इन कैंडिडेट के लिए फीस रिफंडेबल नहीं होगी। ये लिखा हुआ है कि याद रखना, एप्लीकेशन फीस एससी या एसटी कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन रिजल्ट ड्यू टू कोर्स ऑफ द आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ एसटी एससी सर्टिफिकेट। ये बोल रहा है कि अगर किसी कैंडिडेट ने एससी या एसटी कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है, तो फॉर्म भरने के बाद में वो कैंडिडेट अगर एग्जाम देगा तो फीस रिफंड होगी। अगर उसने एग्जाम नहीं दिया है, खाली फॉर्म भर के छोड़ दिया था कि मेरे को 2400 रुपए वापस आ जाएंगे, नहीं आएंगे। आप एग्जाम दोगे तभी आपके रिवर्ट होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। आपको एग्जाम देना जरूरी है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ लास्ट में जब आपको फीस रिफंड लेनी होगी, उस समय आपको एससी या एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तब जाके आपके 2400 रुपए रिफंड होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का याद रख लेना। अब दूसरा है कि ये नॉर्थ सेट की जो वैकेंसी आई है, इसके एग्जाम कब होंगे। अब ये हमारे को पहले से बहुत दिनों से पता था कि एग्जाम कब होंगे। सर, ओनली प्रीलिम्स में पास हो गए और मेंस में पास नहीं हुए तो पेमेंट रिफंड आएगा? नहीं आएगा। अरे प्रीलिम्स से पास होंगे तो इतने सारे आपको फायदे मिल जाते हैं, कहां जरूरत है। अब ऑनलाइन के लिए सीबीटी 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस। अगर प्रीलिम्स से पास होंगे तो पैसे वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो पास होंगे तो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 2400 रुपए के बराबर कॉन्फिडेंस ले लोगे आप। तो ऑनलाइन सीबीटी स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड होता है। स्टेज फर्स्ट को अपने प्रीलिम्स बोलेंगे, वो 11 अप्रैल 2026 सैटरडे को एग्जाम होगा। प्रीलिम्स के अंदर 5 टाइम्स लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। मतलब अगर 2500 की वैकेंसी है, 2600 की वैकेंसी है, तो इसके 5 गुना कैंडिडेट प्रीलिम्स में सेलेक्ट होंगे और वो लोग 30 अप्रैल को मेंस का एग्जाम देंगे। 30 अप्रैल को मेंस का एग्जाम देंगे और मेंस में जो सेलेक्ट होगा, फाइनलाइज उसको एम्स अलॉटमेंट हो जाएगा, या फिर उसको ईएसआईसी अलॉट हो जाएगा, या फिर कोई सेंट्रल दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल अलॉट हो जाएगा। फॉर्म भरने की वेबसाइट क्या है? www.aimsexam.in। इस वेबसाइट तो आप उसके ऊपर ऑनलाइन वाले पोर्टल के ऊपर जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन भर सकते हो। अब यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, 24 फेब से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म की क्लोजिंग डेट कभी है? 16 मार्च 2026। 16 मार्च 2026 को फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। और कितने बजे क्लोज हो जाएंगे? रात के 12 बजे के भरोसे मत रहना, 5 बजे एग्जाम क्लोज हो जाएंगे। एग्जाम के फॉर्म क्लोज हो जाएंगे 5 बजे 16 मार्च को। दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एंड पे नहीं जाना है। अगर आपको फॉर्म सबमिट करना है तो एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म भर दो। जितना लेट फॉर्म भरोगे सेंटर उतना ही दूर आएगा। दूसरा, लास्ट डेट के अंदर सर्वर में थोड़ा इश्यू आता है, तो कभी कभार हो सकता है कि आपका पेमेंट नहीं हो, और पेमेंट अगर नहीं होगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए एज सुन एज पॉसिबल, बहुत टाइम है, आज कितने 24 है, अभी आपको लगभग आपको 25 दिन का इन्होंने टाइम दिया है, तो 25 दिन के अंदर एज सुन एज पॉसिबल आप फॉर्म भर दो। दूसरा, आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास में, वो सर्टिफिकेट आपको कब तक वैलिड होना चाहिए? वो सर्टिफिकेट 3 मार्च 2026 तक वैलिड होना चाहिए। बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, ओबीसी के कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि हमारा जो अभी जो बना हुआ है मार्च तक जो वैलिड है वो काम आएगा या फिर आगे बनाना पड़ेगा। तो आपके पास में जो 31 मार्च तक ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, जो 31 मार्च तक जो वैलिड है, वही सर्टिफिकेट आपके काउंट किया जाएगा। आगे वाला जब भी अप्रैल में अपन नया बना लेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर यही वैलिड होगा आपके एट द टाइम ऑफ सबमिशन द फॉर्म। जब भी आप एग्जाम का फॉर्म सबमिट करते हो, उस समय आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एग्जाम के अंदर वो अपलोड करने के लिए नहीं बोलेंगे, वो खाली उतना ही मांगेंगे कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपने भर दिया ईडब्ल्यूएस, मतलब सर्टिफिकेट बाद में बना लेंगे, ऐसा नहीं है। एट द टाइम ऑफ सबमिशन द फॉर्म, जब भी आप फॉर्म भरते हो उस समय आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? 16 मार्च तक। मान लो आज आपने फॉर्म भर दिया, कोई बात नहीं, फॉर्म भर दो, लेकिन 16 मार्च तक आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए बस।
17 मार्च वाला भी नहीं चलेगा, 16 मार्च तक आपके पास होना चाहिए। अब दूसरा ये वाली बात है, ये इस बार एम्स ने न्यू बात लगाई है, इससे पहले ऐसे कभी भी नहीं था, ये इस बार न्यू चेंजेस आया है। और वो स्पेशली किसके लिए चेंजेस हैं, जो ऐसा कैंडिडेट है जो ऑलरेडी कहीं गवर्नमेंट सर्विसेज में है। मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो स्टेट गवर्नमेंट में लगा हुआ है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में लगा हुआ है, या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडी है वहां पर वो वर्किंग कर रहा है, तो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से कोई कैंडिडेट जुड़ा हुआ है तो उसको इन्होंने क्या कर दिया है कि एनओसी को मैंडेटरी कर दिया है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया है कि जब भी आप फॉर्म भरने जाओ तो फॉर्म भले ही आप 24 तारीख को भर दो, 25 तारीख को भर दो, कभी भी भर दो, 1 मार्च को या 10 मार्च को फॉर्म भरो, आपके पास में 20 मार्च 2026 से पहले की आपके पास एनओसी होनी चाहिए। 20 मार्च 2026 से पहले नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर एक एप्लीकेशन देनी है कि मैं एम्स नॉर्सेट 10 का एग्जाम देने जा रहा हूं या जा रही हूं, उसमें मेरा अगर सिलेक्शन होता है या फिर मेरे को एग्जाम की फॉर्म भरने के लिए प्लीज एनओसी को इश्यू करावे, तो आपको वो इंस्टीट्यूशन आपको एनओसी इश्यू करके दे देगा। जैसे ही एनओसी इश्यू करके देता है तो वो उसके अंदर फॉर्म के अंदर आपको जमा करानी है। सर एसटी वाले कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको दूसरा निकलवाने की जरूरत नहीं। एसटी वाले कैंडिडेट का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यूआर कोड वाला इंग्लिश वाला न्यू वर्जन वाला अगर सर्टिफिकेट निकला हुआ है तो उसको वापस करवाने की जरूरत नहीं है, और अगर 7-8 साल पुराना है तो उसको रिन्यू करा ले। अगर अभी 1-2 साल में आपने बनाया हुआ है तो आपको कोई भी रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम वैलिड है अगर क्यूआर कोड वाला है तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनके लिए आपको एनओसी सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर आपने एनओसी सबमिट नहीं करवाई तो कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया जाएगा। या तो 2 चीजें आप कर लो, जब जिस गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर हो आपको लगता है कि वो इंस्टीट्यूशन आपको एनओसी दे रहा है, देन यू कैन यस कि आई एम द गवर्नमेंट एम्प्लॉय में यस कर दो। जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर यस करोगे तो एनओसी वाला ऑप्शन आएगा, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट में नो कर दोगे आपके पास में एनओसी वाला ऑप्शंस नहीं आएगा। तो जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको एनओसी दे रहा है देन आप उसको यस कीजिए। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एनओसी नहीं दे रहा है कि आपकी सर्विसेज में 6 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए, एनओसी नहीं दे रहा है तो आप नो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, डेट ऑफ द स्टेटस एप्लीकेशन एप्लीकेशन द एग्जामिनेशन। आपको चेक कब करोगे कि एक्सेप्टेंस है या नहीं है, तो वो आपको कब चेक करना है कि 24 को। मान लो कि आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद में आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको 24 मार्च को चेक करना रहेगा। स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन लास्ट है तो करेक्शन ऑफ रिजल्ट, करेक्शन करने का विंडो कब खुलेगा, 25 मार्च को करेक्शन करने का विंडो खुलेगा। कब तक है, 27 मार्च। आपका कोई अगर थंब में प्रॉब्लम है या फिर सिग्नेचर में प्रॉब्लम है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जब भी फॉर्म भरो अपने नाम की स्पेलिंग, फादर के नाम की स्पेलिंग, आपकी कैटेगरी और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये चेंज नहीं होती है, इसको बहुत ध्यान रख के भरें। और डेट ऑफ बर्थ वही काउंट होगी जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। 10th की मार्कशीट को एज ए बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है, तो 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सबमिट करें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कभी भी चेंज नहीं होती है। उसके अलावा कोई भी अगर करेक्शन होगा तो 25 से लगाकर 27 मार्च के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो, शाम को 5 बजे तक। इन्फॉर्म ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम सेंटर कहां पे होंगे, किस जगह पे एग्जाम सेंटर होंगे वो आपको 4 अप्रैल को पता चलेगा। अपलोड द एडमिट कार्ड कब आएंगे, 8 अप्रैल को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसके बाद में ये है कि एडमिट कार्ड आने के बाद में आपका जो स्टेज फर्स्ट एग्जाम कब होगा, सैटरडे 11 अप्रैल को स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होगा, और स्टेज सेकंड का एग्जाम कब होगा, 30 अप्रैल को। जो प्रीलिम्स में सेलेक्ट होंगे उनका एग्जाम होगा, अगर प्रीलिम्स में सेलेक्ट नहीं हुए आपका एग्जाम नहीं होगा, फिर से वापस प्रीलिम्स दो। रिजल्ट विद इन 7 डेज रिजल्ट आ जाता है। मान लो कि 30 अप्रैल को आपने एग्जाम दिया है तो विद इन 7 डेज आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा।
अब मेनली चीज ये आती है कि कहां पे कितनी वैकेंसी है, कहां पे कितनी वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2551 टोटल नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। अब उसके अंदर अलग अलग एम्स ने दिया है। सबसे पहले है यहाँ पे एम्स बठिंडा, एम्स बठिंडा के अंदर 72 पोस्ट है, एम्स भोपाल के अंदर 76 है, भुवनेश्वर के अंदर 55 पोस्ट है, एम्स देवगढ़ के अंदर 104 है। उसके बाद में गुवाहाटी एम्स है, कल्याणी है, मंगलागिरी एम्स है, नागपुर है, रायबरेली है, न्यू दिल्ली है, पटना, ऋषिकेश, विजयपुर, मदुरई, CFIMS मैदानगिरी, ये दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट है, आर्म फोर्स का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में NITID दिल्ली, AIPM मुंबई। ये मैं बोल रहा था ना कि GNM वाले कैंडिडेट कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, AIPM मुंबई इसके लिए वैलिड है। तो आप नॉर्थ सेट का फॉर्म भर सकते हो। अगर किसी के पास में एक्सपीरियंस नहीं है वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। CIP रांची, जितनेर के 3 इंस्टीट्यूट हैं, पांडुचेरी के अंदर है, यानम के अंदर है, कराकाई के अंदर है, ठीक है। सफदरजंग हॉस्पिटल, डॉक्टर RML, ये दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल, RML हॉस्पिटल और ESIC न्यू दिल्ली। अब इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने एम्स पार्टिसिपेट करते हैं, कम से कम 16 एम्स पार्टिसिपेट कर रहा है। इस बार जोधपुर एम्स की वैकेंसी नहीं है, इसके अंदर एम्स राजकोट भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी ये नहीं मानना है कि एम्स राजकोट की या जोधपुर एम्स की वैकेंसी नहीं हो सकती है। इसमें ऐसा लिखा होता है कि कभी भी किसी भी एम्स की वैकेंसी ऐड हो सकती है। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसा मत मानना कि हम तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजकोट की वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन वैकेंसी कभी भी ऐड हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। मान लो 15 दिन के बाद में बोल दे कि राजकोट एम्स की 50 वैकेंसी, हर बार होता है। लास्ट तक जाते जाते आप ये 2500 वैकेंसी दिख रही है, नहीं 3,000 तक हो जाएगी। किसी ने अभी नहीं डाली है, भोपाल डाल सकता है, जोधपुर एम्स डाल सकता है, कोई बढ़ा सकता है, कोई भी वैकेंसी कोई भी इंस्टीट्यूट डाल सकता है या फिर उसको इंक्रीज भी कर सकता है ज्यादातर। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि ESIC न्यू दिल्ली, तो इसके अंदर आपको ये नहीं समझना है कि ये ओनली फॉर न्यू दिल्ली की है, नहीं, ऑल इंडिया ESIC की वैकेंसी है। ये जो ESIC न्यू दिल्ली के नाम से जो वैकेंसी आती है वो ऑल इंडिया ESIC है। इसका मतलब है कि ESIC राजस्थान, ESIC गुजरात, ESIC महाराष्ट्र, ESIC मध्य प्रदेश, पूरे भारत के अंदर जितने भी ESIC के हॉस्पिटल हैं उन सब की कंबाइंड में 219 पोस्ट है, 219 पोस्ट हैं। पिछली बार नॉर्थ सेट 9 के अंदर इसके अंदर 832 पोस्ट आई थी। नॉर्थ सेट 9 के अंदर 832 पोस्ट थी, वो पान इंडिया ESIC थी। ये भी पान इंडिया ESIC है 219। वो आपको किसी भी स्टेट को अलॉट कर सकती है, गुजरात कर सकती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां पे जगह खाली होगी उस जगह पे आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये मत समझना कि खाली दिल्ली की है, ये पान इंडिया ESIC की है। जहां पर आपकी अगर रैंक अच्छी होगी तो आपको मन पसंदीदा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। हमारा टारगेट नॉर्थ से 11 है, कोई बात नहीं, टारगेट नॉर्थ से 11 ले सकते हो। सर आधार कार्ड में फादर नेम में प्रॉब्लम हो तो चलेगा, थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो चलेगा, नहीं तो फिर एक काम करो आधार कार्ड के अंदर नेम चेंज करवा लो, ऑप्शंस हैं। तो ये जितनी भी वैकेंसी हैं अब इसमें दे रखी है कि मेल की वैकेंसी कितनी है, फीमेल की कितनी है, PWD की कैंडिडेट की वैकेंसी कितनी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2551 पोस्ट हैं जो टोटल नर्सिंग ऑफिसर के लिए हैं। ESIC की मैंने बता दी 219 पोस्ट हैं पूरे भारत के अंदर ESIC हॉस्पिटल की। PWD कैंडिडेट का 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। तो जितने भी PWD कैंडिडेट हैं तो उनकी इस मानना कि मतलब हर एम्स के अंदर कहीं ना कहीं उनकी वैकेंसी है PWD कैंडिडेट की, अलग से दे रखी है वहां पर। दूसरा मैंने आपको बोला था कि इन्होंने ये स्पष्टीफाई लिखा है, द नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन इज टेंटेटिव, आर लायबल टू चेंज द इंस्टीट्यूशन नॉट करंटली डिक्लेयरिंग द वैकेंसी
may do also be subsequently। इसका मतलब ये है कि मान लो किसी इंस्टीट्यूशन में अभी तक वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की है, तो हो सकता है जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं तब तक वो आपकी यहां पे रिजल्ट नहीं आता है, तब तक वो अपनी वैकेंसी को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर मेनली मैंने आपको बता दिया है कि वैकेंसी कितनी है, एज ग्रुप क्या रहेगा, फॉर्म की फीस क्या रहेगी, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सर्टिफिकेट क्या रहेगा। ठीक है, ओबीसी के अंदर आपको क्लियरली ये चीज मेंशन किया हुआ है कि जो भी ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, ओबीसी वाले कैंडिडेट को जो सर्टिफिकेट है वो 16 मार्च तक आपके पास होना चाहिए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है तब तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ओबीसी के अंदर एनसीएल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी के अंदर कि कहीं कहीं पे कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है, एनसीएल अलग होता है, कहीं पे कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल दोनों साथ में होते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो इंग्लिश में विथ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, विथ आपका फोटो और क्यूआर कोड के साथ में होगा, वो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस का भी सेम ऐसा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंग्लिश का जो सर्टिफिकेट विथ क्यूआर कोड वाला आता है वो आपका वैलिड होगा। 31 मार्च तक जो वैलिड है वही सर्टिफिकेट काम आएगा। अभी आपको सर्टिफिकेट न्यू निकलवाने की जरूरत नहीं है, और किसी कैंडिडेट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वो एज सून एज पॉसिबल जाके अप्लाई कर दे। अगर वो आज भी अप्लाई कर देगा, 25 को भी अप्लाई कर देता है, तो उसका 10 से 15 दिन में सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा, और 16 मार्च से पहले अगर सर्टिफिकेट उसके हाथ में आ जाएगा तो वैलिड है, अगर 17 मार्च को भी आ जाएगा तो वैलिड नहीं है। पिछली बार एक ऐसा कैंडिडेट था, एक दिन लेट होने की वजह से सिलेक्शन हो रखा था, फिर भी कैंडिडेट को बाहर निकाला था। इसका मतलब है कि वापस मैं आपको बता देता हूं कि सर्टिफिकेट 16 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद में अगर आप सर्टिफिकेट निकलवाते हो तो बाद में वैलिड नहीं रहेगा। अगर आपके पास निकला हुआ है और 31 मार्च तक वैलिड है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म फीस सबने मैंने बता दी है। अब इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो जिस कैंडिडेट को नॉर्सेट 9, 10 देना है या 11 देना है, अगर किसी को लगता है कि एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम देना है वो एग्जाम दे सकता है, और किसी को लगता है कि नहीं देना चाहिए तो वो उसकी खुद की मर्जी है कि एग्जाम देना हो तो दे, नहीं देना हो तो नहीं दे। ये है कि फॉर्म फीस 3000 है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर एग्जाम दोगे तो। अब इस नॉर्सेट की इतनी एग्जाम को लेके वीएस नर्सिंग एकेडमी एक टेस्ट सीरीज लेके आई है। जो भी कैंडिडेट नॉर्सेट का जो एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जाम के लिए वीएस नर्सिंग एकेडमी एक विजय पथ करके टेस्ट सीरीज लेके आई है। विजय पथ का मतलब है कि आपको विजय करने के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आई है, विजय पथ। अब इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होगा, तो डेली अल्टरनेट डे पे टेस्ट आएगा। डेली अल्टरनेट डे का मतलब है कि हर एक दूसरे दिन टेस्ट आएगा, और 1 मार्च के बाद में इसके अंदर रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हो जाएगा। एवरी डे सुबह 8 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, रात को 8 बजे तक टेस्ट लगातार चलेगा। तो डेली आप टेस्ट दे सकते हो, अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टेस्ट देने से वजह से टेस्ट के अंदर ही जो क्वेश्चन आते हैं वही एग्जाम में आता है, लेकिन टेस्ट देने से आपका एक्यूरेसी लेवल, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका थॉट प्रोसेस, लगातार 90 मिनट तक बैठने की कैपेसिटी, या फिर इसके अंदर प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी टेस्ट होंगे और मेंस के अकॉर्डिंग भी टेस्ट होंगे। हफ्ते में 6 डेज प्रीलिम्स के हिसाब से होंगे, 1 या 2 दिन हम क्या करते हैं मेंस के अकॉर्डिंग भी टेस्ट डालते हैं। 160 वाले भी टेस्ट होंगे और 100 वाले भी टेस्ट होंगे। 100 वाले होंगे उसके अंदर 80 क्वेश्चंस नर्सिंग से, 20 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग से आता है। तो विजय पथ 2.0 नॉर्सेट 10 के लिए टेस्ट सीरीज है। तो उसका टाइमिंग रहता है मॉर्निंग 8 AM रहता है। अल्टरनेटिव डे भी रहेंगे, अभी 1 मार्च के से डेली टेस्ट रहेंगे, फ्री डेमो अवेलेबल है। रैंक वाइज आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे टेस्ट आप सबमिट करते हो तो उसके आंसर प्लस उसके रेशनल मिल जाएंगे, मतलब आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं, अगर रॉन्ग है तो उसका रीजन क्या है। और ये टेस्ट सीरीज मात्र ओनली 1000 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। 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 1000 रुपीज के अंदर अवेलेब
ठीक है, ओनली 1000 के अंदर अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट इसको बाय करना चाहता है तो वीएस नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, और ऐप डाउनलोड करके ये 9352279562 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा है, जो भी कैंडिडेट आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मींस 9 और 10 में से कोई भी टेंटेटिव डेट है कि आरआरबी का मार्च को आरआरबी का एग्जाम है, तो लास्ट टाइम के अंदर अपने पूरे सिलेबस को ब्रीफली रिवीजन करना चाहता है या फिर टेस्ट देके अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहता है, तो आरआरबी के लिए भी टेस्ट अवेलेबल है। टाइम डेली 7 PM पे टेस्ट आती है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए टेस्ट डेली बेस पे टेस्ट अवेलेबल है, फ्री डेमो अवेलेबल है। 60 MCQ नर्सिंग के आते हैं, 40 MCQ नॉन नर्सिंग के आएंगे। रैंक वाइज टेस्ट अवेलेबल हैं, आंसर विथ रेशनल अवेलेबल है उसके अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।